आप सभी को नमस्कार है। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 37 करेंगे। देखिए, अब आप लोगों को इस तरह प्रैक्टिस करना है कि कम कैलकुलेशन करना हो क्वेश्चन में, कम समय लगे और सही आंसर तक पहुंचना है। क्योंकि आप सभी लोगों ने हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे, 6 महीना से तैयारी कर रहे होंगे, सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है। बस अब उसमें पॉलिश करके आप सभी लोगों को हर क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है, ऐसे समझना है, उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपको ऐसे तोड़ना है जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, कम समय लगे और सही आंसर तक आप पहुंच सके। तो आज के मॉक टेस्ट में हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, हर क्वेश्चन का जवाब जरूर बताएंगे और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज के मॉक टेस्ट में आप सभी लोगों ने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। तो चलिए अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक टेस्ट नंबर 37 का पहला क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है, आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है रितेश झा मैथ्स चैनल पे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 25 सेकंड दे रहे हैं, मैक्सिमम 25 सेकंड है, जिसमें क्वेश्चन पढ़ना है, कैलकुलेशन करना है, सही टिक लगाना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपया है। उसने एक वस्तु 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 5% लाभ पर बेची। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए। देखिए, एक लाइन देखिए, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी है। ठीक है भाई, खरीद लिया तो खरीदो। प्रत्येक का मूल्य 3000 है। यहां से हमें यह पता चलेगा कि हर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सेम है। एक वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी को 5% लाभ पे बेचा है। देखिए, जब कॉस्ट प्राइस सेम हो ना तो कोई जरूरत नहीं, ये जो डाटा यहाँ पे कुछ भी दे दे, परसेंटेज बताना है तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको एक्चुअल डाटा भी बताना रहता कि कितने परसेंट कितना लाभ हुआ है या कितना हानि होगा, वो भी आप निकाल सकते हैं। जब सीपी सेम हो तो आपको कुछ नहीं करना। एक वस्तु को वो 10% लाभ पे, मतलब कि प्लस का 10, और एक को 5% लाभ पे 10 + 5 करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे क्योंकि 2 वस्तु है। अगर 3 रहता, तीनों को जोड़ते, 3 से भाग देते थे, तो इतना क्या होता, 10 + 5 बट्टा 2% का उसको ओवरऑल लाभ होता। 10 + 5 15, 15 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 7.5। इसका मतलब उस व्यक्ति को ओवरऑल 7.5% का क्या होगा, लाभ होगा। ये आपको एग्जाम में करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, सर याद नहीं आ रहा हम कैसे कर रहे थे। तो कैसे करें? अगर एग्जाम में ये वाला बात ना याद रहे, फिर भी आपको ये डाटा 3000 लेके नहीं चलना है। देखिए, अगर आपसे यहाँ पे पूछ लेता कि कितना रुपया उसको फायदा हुआ, तो आप क्या करते, 2 वस्तु खरीद रहा है तो 6000 कॉस्ट प्राइस हो जाता, 6000 का 7.5% निकाल लेते, उतना ही उसको फायदा होता। परसेंटेज पूछ रहा है, हम 7.5% बता दिए। हम करेंगे कैसे? देखिए, 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, आप बोलेंगे 1/10 होता है। और 5% का फ्रैक्शन क्या होगा, बोलेंगे 1/20 होता है। ठीक है, वो आदमी एक वस्तु को कितने में खरीदा होगा, मान लेते हैं पहले 10 रुपया में खरीदा होगा, तो बेचा कितने में होगा, बोला 10% के प्रॉफिट, मतलब कि 10 का 10% एक होता है, 11 में बेचा होगा। दूसरे वस्तु को कितने में बेचा होगा, 20 के वस्तु पे 5% का लाभ हो रहा है, मतलब 21 में बेचेगा बेचेगा ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस सेम है। हम यहाँ पे सीपी इक्वल करेंगे। कॉस्ट प्राइस सेम मतलब कि सीपी को इक्वल करना है। कैसे करेंगे, आपको जैसे करना है करिए, आसानी से करें। देखिए, यहाँ पे 20 है, हम 10 को 20 आसानी से बना लेंगे। मतलब ये जो रेशियो है, इस रेशियो में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो गया। अब दिख रहा है सीपी सेम हो गया। ओवरऑल कितना कॉस्ट प्राइस होगा, 20 + 20, दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 40। बेचेगा कितने में दोनों को, 21 और 22 कितना, बोलेंगे 43। मतलब 40 के वस्तु को कितने में बेच रहा है, 43 में बेच रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, 40 पे हो रहा है। तो 100%, क्योंकि परसेंटेज में बताना है कितने का लाभ होगा,
ठीक है, देखिए यहाँ एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, ये क्या हो जाएगा 30/4। 30/4 कितना हो जाएगा 7.5%। ओवरऑल उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है 7.5% का। आपके माइंड में अभी एक कंफ्यूजन आ गया कि सर अगर यहाँ पे लॉस होता तब क्या करते? तो देखो अगर यहाँ पे हानि होता फिर भी हम वही करते। लाभ मतलब प्लस का 10, हानि मतलब कि माइनस, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2। ओवरऑल उसको 2.5% का क्या होता, यहाँ पे भी प्लस में आ रहा तो लाभ होता। अगर हानि ज्यादा होता, अगर निगेटिव में आता तो हम बोलते लॉस होता। यहाँ पे प्लस 2.5% आ रहा मतलब ओवरऑल उसको कितना होता 2.5% का लाभ होता। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अगर इस टाइप के डाटा हो तब भी आप कर लेंगे। एक्चुअल डाटा नहीं लेना है, वो नहीं करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को रोकिए। जो स्टूडेंट रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे वीडियो को रोकिएगा और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 8,000 उधार लेता है और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है। उसका लाभ कितना होगा बताइए, कितना होगा? आप बोलेंगे देखो सर, एक आदमी है रमेश बाबू, वो 5% पर साल क्या कर रहा है, ब्याज पे किसी से पैसा लिया है और वही पैसा वो दूसरे को दे दिया है। पर साल उससे 7% का ब्याज लेता है और रमेश जिससे उधार ले उसको 5% दे रहा है। मतलब हर एक साल उसको 2% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर साधारण ब्याज है और हर एक साल 2% का प्रॉफिट हो रहा है तो 3 साल में कितना होगा 6%। 6% किस पे फायदा होगा 8,000 पे। 8,000 पे कितने का फायदा होगा 6%। कोई जरूरत नहीं ऐसा ही निकालना, ये करना वो करना, बिल्कुल 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। 8 6 48, 480 रुपया का। रमेश बाबू को कितने का फायदा होगा 480 रुपया का। एक साल में 2% तो 3 साल में 6%। मौखिक निकाल लेते कि यह 8 का कोई मल्टीपल होगा, वही हमारा आंसर सही होगा। 5800 भी नहीं है, 4500 भी नहीं है, 4600 भी नहीं, एक ही ऑप्शन है, टिक लगा के बोलते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, करिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ लेते हैं ना, आप यकीन मानिए आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को, अगर एग्जाम में आपको फर्स्ट टाइम कोई डाटा कोई ऐसा लैंग्वेज मिलेगा, अगर आपको लैंग्वेज समझने की समझ होगी तो आप हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। दिया क्या गया है कि बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कामगार है। ए इज 5 टाइम्स एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड देयरफॉर इज एबल टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डे लेस देन बी। बेहतर कामगार मतलब इफिशियंसी बता रहा है कि जो बी की तुलना में ए 5 गुना है, मतलब बी का जो भी इफिशियंसी होगा उसका 5 गुना इफिशियंट कौन है, ए है। पहले इस लाइन को अगर हम लिखें तो यहाँ पे ए और बी का बात कर रहा है और इफिशियंसी की बात कर रहा है। इफिशियंसी मतलब क्षमता की बात कर रहा है। 5 गुनी है मतलब बी अगर एक दिन में 1 यूनिट कर रहा होगा, उसकी क्षमता 1 है तो ए का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही बोला जा रहा है। आगे क्या बोला, इसलिए वह एक काम को पूरा करने में 5 बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। पूछ रहा है आपसे क्या कि ए प्लस बी अगर साथ काम करेंगे तो जो काम ए अकेला कर रहा था बी अकेला कर रहा था तो दोनों मिलके कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। देखिए ये बात आपको पता है कि यहाँ पे जो भी बात कर रहा है वहां पे वर्क काम को कांस्टेंट है, दोनों जगह पे काम सेम है। इसका मतलब जो टाइम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी होगा। टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी किस रेशियो में है 5:1 में है, तो टाइम क्या हो जाएगा इफिशियंसी का उल्टा, उल्टा मतलब 1:5, यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा। अब क्या दिया है कि बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। बी की तुलना में कौन 60 दिन कम लेता है, ए लेता है। देखो ए यहाँ पे एक दिन में जो काम कर रहा है बी को उसी काम को करने में 5 दिन लग रहा है। हम आपको समझाने के लिए दिन ये यूनिट है, तो आप मानिए कि ए को जितना काम करने में 1 मिनट लगेगा बी को उतना ही काम करने में 5 मिनट लगेगा। तो कितना कम ले रहा है ए, जो है बी से कितना कम ले रहा है
4 यूनिट कम ले रहा है। 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है? 60 दिन। 4 का कितना गुना? क्या होगा बोलो ना, 4 का 60 कितना गुना? 15 गुना है। 15 गुना है। इसका मतलब हुआ एक को 1 यूनिट लग रहा था तो एक का 15 गुना कितना हो जाएगा? 15 दिन। ठीक है। बी को 5 यूनिट लग रहा था तो 5 यूनिट का 15 गुना 75 दिन। इसका मतलब हुआ कि ए को 15 दिन लग रहा था जिस काम को करने में, बी को उसी काम को करने में 75 दिन लग रहा था। हमसे पूछा था ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। कोई जरूरत नहीं टोटल वर्क निकालना फिर डिवाइड करना, आपको डायरेक्ट बताया गया है क्लास में। और मॉक टेस्ट में भी कितनी बार इस टाइप के क्वेश्चन मिले हैं तो किए हैं। ए प्लस बी दोनों काम को, उस काम को अगर दोनों आदमी मिलकर साथ करेंगे तो क्या होगा? दोनों के दिन को गुना करेंगे। 15 गुना 75 डिवाइडेड बाय 15 और 75 को जोड़ेंगे तो 90, यही होगा। 15 से 90 को काटेंगे, 15 छः का 90। इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे या 3 से काट देते, 3 दूनी 6। ये क्या होगा? 25 दिया 75 होगा। 25/2 दिन लगेगा। आपको किस में दिया गया? फ्रैक्शन में दिया गया है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या होगा? 12.5 दिन लगेगा। इसका मतलब ए प्लस बी उसी काम को साथ करेंगे तो कितना दिन लगेगा? 12.5 दिन लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया गया। ये मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। किसका? आयत का क्षेत्र। देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया? आयत का लंबाई दिया गया है। ये आयत का लंबाई और नीचे में अगर हम ये स्क्वायर बना दे रहे हैं तो ये क्या हो गया? आयत का लंबाई हो गया। और क्या दिया गया? वृत्त का रेडियस, आर फॉर रेडियस सर्कल का। और क्या दिया गया? वर्ग का भुजा। इसी के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है। तो वर्ग का साइड ये हो गया, वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया, ये वृत्त हो गया सर्कल, ये हो गया रेक्टेंगल आयत। ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए कि सबसे सटीक रिलेशन कहाँ दिया गया है डाटा के लिए। तो आप देखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल क्या है? 4900 है। मतलब हमें बोला जा रहा है कि वृत्त का जो रेडियस है आर जो है वो वर्ग के भुजा के बराबर है। ठीक है, लेकिन उस वर्ग का एरिया कितना है? 4900। तो वर्ग का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। इसका मतलब कि एस स्क्वायर कितना है? 4900। तो एस कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। मतलब वर्ग का साइड कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और बोला जा रहा है कि रेडियस बराबर क्या है? वृत्त का त्रिज्या जो है वो वर्ग के भुजा के बराबर है। वर्ग का भुजा कितना है? 70 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर पहुंचिए, दिया गया एक वृत्त की त्रिज्या ये 3/5 के बराबर है। क्या? आयत की लंबाई। तो आयत का लंबाई कितना होगा? जो वृत्त का त्रिज्या होगा उसका 3/5 होगा 3/5 बोलेंगे बिल्कुल। अगर हम इसमें काटेंगे तो क्या होगा? 70/5 गुने 3। ये बोल सकते हैं कि 5 दूनी 10, 7 के 21 गुने 2 होगा। देखिए क्या होगा, या आप सीधे बोल दीजिए 42। आयत कितना आया है? 42 आ गया। आयत का लंबाई कितना आया है? 42 आया। हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? L इंटू बी होता है। जो भी एरिया होगा उसमें 42 मौजूद होगा तो 42 से कटना चाहिए। ये क्या है? 840। 42 से कट रहा है। 480 नहीं कट रहा है। 860 भी नहीं कट रहा है। 880 भी 42 से नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन है। आप वैसे निकालेंगे तो आयत का एरिया क्या होगा? L इंटू बी होता है। क्या होता है? L इंटू बी होता है। L क्या है? 4200। बी कितना है? 20 है। 42 दूना 84।
मीटर स्क्वायर हो जाए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। दिया गया एक्स के पावर 4 प्लस एक्स इनवर्स 4 दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इनवर्स मतलब समझ लीजिए, ये दिया गया है एक्स के पावर 4 जमा 1 अपॉन एक्स के पावर 4। जो घातांक करने में पढ़ा होगा स्टूडेंट उसको पता होगा, इसका मतलब यही होता है क्या? एक्स के पावर 4 इक्वल टू कितना दिया गया? 1154 दिया है। हमें यहां से क्या वैल्यू निकालना है? एक्स प्लस 1/x निकालना है। तो देखिए पावर 4 से हमें कहां तक आना है? एक्स प्लस 1/x पे आना है, इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए पावर 4 से हम डायरेक्ट 1 पे नहीं आ सकते हैं। जैसे सीढ़ी पे हर स्टेप पे आप पैर रख के नीचे उतरते हैं, तो आपको यहाँ पे स्टेप लगाना पड़ेगा। पहले आपको पावर 4 से एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये क्या होता है? जो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 दिया हो, जो भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे दिया गया 1154, ठीक है, प्लस प्लस में है, पावर 2 है तो इसमें 2 जोड़ देंगे। पावर 4 से पावर 2 पे आने के लिए जो पावर 4 का वैल्यू दिया रहेगा उसमें 2 जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ये क्या हो जाएगा? 1156 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1156 किसका होता है? आप बोलेंगे 34 का हो। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बता देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1156 निकालना है आपको। मान लेते हैं 34 का स्क्वायर नहीं पता है, आप रेंज बताइए। ये 1156 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। अरे 34 का नहीं पता, लेकिन 35 का तो पता है। 35 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलेंगे 1225। ये बच्चे बच्चे को पता है। 5 का स्क्वायर 3 गुने 4 12 हो गया। अब ये जो 1156 है इसके बीच में है। ये देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। यूनिट डिजिट 6 है, मतलब कि यहाँ पे जो संख्या होगा यूनिट पे उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आना चाहिए? यहाँ पे 6 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप बोलेंगे 30 और 35 के बीच में क्या? 31 32 33 34 है। एक का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अगर 32 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 4 होगा। तो जब हम 34 के पास पहुंचेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, अगर 35 से 40 के बीच में रेंज आता और यूनिट डिजिट पे 6 होता तो हम क्या बोलते हैं? वो 36 का स्क्वायर होगा। ठीक, ये हो गया 34 का। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आ गया? 34 आ गया। अब जब हम x प्लस 1/x निकालेंगे, ये क्या होगा? ये भी स्क्वायर रूट होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना है? 34 प्लस 2। ये क्या होगा? 34 प्लस 2 36। 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 6। ये आंसर आ गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये बात आपको पता होगा। अब करते होंगे, जितने को नहीं पता है एग्जाम में बोलेंगे सर हम अगर भूल गए तो क्या करेंगे? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये बताइए, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है। बोलेंगे बिल्कुल सर, अगर हम इसे सॉल्व, अगर हम चाहते हैं हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 2। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या होगा? इससे स्क्वायर रूट होगा। हम क्या बोले? स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना हो तो पावर 4 पे जो वैल्यू दिया होगा उसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट करेंगे। इसी तरह जब आपको x प्लस 1/x निकालना हो तो क्या होगा? यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 1/x² प्लस 2 होगा। x² प्लस 1/x² का वैल्यू दिया गया है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 34 प्लस 2 क्या होगा? 6। ये उनके लिए बताया जा रहा है जो अलजेब्रा से थोड़ा सा डरता है, और जो नहीं डरता है वो तो सीधा निकाल के सॉल्व कर लेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए कोई एक्शन मूवी तो चल नहीं रहा है, आपको भी पार्टिसिपेट होना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो आपको फायदा होगा, हम सॉल्व करेंगे तो हमें फायदा होगा। ठीक है, हम बताएंगे
तो आपको फायदा होगा। आप बताओगे कि हमारा सही आंसर आया तो हमें फायदा होगा। अब आप खुद सोच लीजिए। दिया गया है ए, बी, सी और डी का औसत भार 56 किलोग्राम है। यदि ए, बी और सी का औसत भार 52 किलोग्राम है तथा सी और डी का औसत भार 48 किलोग्राम है तो सी का भार ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का सॉल्यूशन है। क्या है दिया गया है, देखिए ए, बी, सी और डी, इसका औसत भार कितना है, 56 है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, ए, बी और सी का औसत भार कितना है, ए, बी, सी, इसका औसत भार कितना है, 52 है। और क्या दिया गया है, सी और डी, सी और डी का औसत भार कितना है, 48 है। हमसे पूछा जा रहा है सी का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा जा रहा है, कैसे निकालें। देखिए अगर हम देखें तो बोले ए प्लस ए बी सी का एवरेज कितना है, 56 है। हम एवरेज में एज्यूम करते हैं कि अगर एवरेज 56 है इसका मतलब कि ए का वैल्यू भी 56 होगा, बी का वैल्यू भी 56 होगा और सी का वैल्यू भी 56 होगा। ठीक है, लेकिन दिया क्या गया कि ए, बी और सी का एवरेज 52 है, इसका मतलब कि ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 52 है, सी का वैल्यू 52 है और ए का भी वैल्यू क्या है, 52 है। जो एवरेज है 56 उससे कितना कम है, बोलेंगे 4 कम है। इसका मतलब ए भी 4 कम है, बी भी 4 कम है, सी भी 4 कम है। तीनों अगर 4 कम है तो टोटल कितना कम होगा, 12 कम होगा। टोटल कितना कम होगा, 12 कम होगा। इसी तरह जब हम सी और डी पे आएंगे तो सी और डी का एवरेज दिया गया 56 है, जबकि दूसरे लाइन में क्वेश्चन में दिया गया कि सी और डी का एवरेज 48 है। इसका मतलब कि सी का वैल्यू पहले 56 था, डी का वैल्यू 56 था। एज्यूम करेंगे कि एवरेज 48 है, इसका मतलब कि अब सी का वैल्यू 48 है, डी का वैल्यू 48 है। कितना कम है, बोलेंगे 8 कम है। एक पे 8 की कमी तो दो पे कितने की कमी, 16 की कमी। ठीक है, टोटल कितना कम है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, टोटल हो जाएगा माइनस का 28। ठीक है, टोटल कितना कम हो गया, माइनस का 28। अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए सी इसके साथ भी, सी आपको इसके साथ भी जोड़ के एवरेज बताया गया है और सी डी के साथ भी जोड़ के एवरेज बताया गया है। सी को हम 2 बार जोड़े हैं और टोटल कमी कितना आ रहा है, 28 का आ रहा है। तो सी का जो वैल्यू बताना हो, एवरेज जो है 56, 56 में से 28 घटा दीजिए। 56 में से अगर हम 28 घटा देंगे तो ये कितना हो गया, 28। इसका मतलब कि सी को हम यहाँ पे भी जोड़ रहे हैं तो 28, सी को यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो सी का वैल्यू क्या है, 28 है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। एक बार फिर से एक बार इसको देखिएगा, जो जो वैल्यू आपको निकालना हो, जो दोनों में कॉमन हो, उसको कैसे निकालेंगे, एवरेज में से जो ओवरऑल वैल्यू आएगा उसको घटा दीजिएगा। अगर यहीं पे प्लस आता तो एवरेज में हम जोड़ के वैल्यू बोलते कि वो वैल्यू सी का होगा। आइए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। दिया गया 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 है। समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात। देखिए हमें सीआई दिया गया है, कितने साल के लिए, 2 वर्षों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, साधारण ब्याज बताइए। देखिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपको पता है कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%। आप बोलेंगे सक्सेसिव होता है सर, हम करेंगे 11 प्लस 11 प्लस 11 गुने 11/100, यही करेंगे, सक्सेसिव होता है 2 साल में। हम बोलेंगे ऐसे मत करो, आप क्या करो, 11 का स्क्वायर करो। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। दशमलव के बाद 2 डिजिट लिखो, तो 121 का है तो दशमलव के बाद हम 2 डिजिट लिखना चाहते हैं तो 21 होगा, हासिल 1 रह गया। अब 11 का क्या करो, डबल करो, 22 और 1 कितना हो गया, 23। इसका मतलब कि 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 23.21%। और अगर हम बात करें एसआई का, 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, बोलेंगे सर साधारण ब्याज तो हर एक साल बराबर मिलता है, पहले साल 11%, दूसरे साल 11%, टोटल कितना मिलेगा, 22%। टोटल कितना मिलेगा, 22% मिलेगा। ठीक है,
हमें दिया गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, कितना 4642, यही दिया गया। 23.21 का कितना गुना? आप बोलेंगे सर अगर ये दशमलव नहीं होता तो 2321 का ये डबल है, दशमलव होने के कारण 2 जीरो और हम लगाएंगे, तो 23.21 का क्या है 200 गुना 4642 है, तो 22 का भी 200 गुना कितना होगा 4400। इसका मतलब कि उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से उतने ही साल में हमें प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं निकालना है, प्रिंसिपल कुछ भी हो, हमें तो ब्याज भैया एसआई कितना मिलेगा 4400 रुपया। बात खत्म, कोई जरूरत नहीं प्रिंसिपल निकालना फिर वहां से निकालना, डायरेक्ट आप यहां से निकाल सकते हो। आइए करिए, इस क्वेश्चन को दिया गया है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए। अरे आप घर पे बैठ के इस क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व किए होंगे। अब आप अपने माइंड को चेंज करिए कि हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना, एग्जाम में कैसा तिक्रम लगाएं, कैसा जुगाड़ लगाएं। आप बोलते हैं ना कोई जुगाड़ है क्या भाई, आपको एग्जाम में जुगाड़ लगाना है। कैसे जुगाड़ लगाएं कि ये क्वेश्चन हो जाए। देखिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए, ताकि योग जो भी वैल्यू आएगा 4707 में हम क्या जोड़ें कि जिससे जो रिजल्ट आए वो 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 8 से भी कटे, यही बोला जा रहा है। और जो छोटी संख्या जोड़ेंगे वो हम इन्हीं चारों में से कोई एक जोड़ेंगे, और वो जोड़ने के बाद वो 4 से भाग होना चाहिए, 5 से होना चाहिए, 6 से और 8 से होना चाहिए। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि देखिए यहां पे 6 है, यहां पे क्या है 6 है ना। या आप इस बात को ऐसे समझिए, अगर ये 73 जोड़ते, 73 अगर हमारा आंसर होता मतलब कि ये वैल्यू कितना हो जाता 4707 प्लस 73 कितना हो जाता 4780 हो जाता। अगर ये संख्या, अगर ये 73 ऑप्शन सही होता तो ये वैल्यू कितना हो जाता 4780, जो कि 4 से भी कटता, 5 से भी कटता, 6 से भी कटता और 8 से भी कटता। करता कि नहीं करता, हमें विभाज्यता का नियम बस चेक करना है। ये कितना हो जाता, आप बोलते 4790। जब 4707 में 83 जोड़ेंगे तो ये इतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4800, और ये कितना हो जाएगा 4770। तो मतलब 63 जोड़ने का तो ये संख्या इतना हो गया, ये इतना हो गया। अब हमें यही चेक करना है कि 4 से, 5 से, 6 से, 8 से कटना चाहिए, विभाज्यता का नियम चेक करना है। बस आप एक बात पकड़ो, क्या कि देखो अगर हम ये चेक कर लें कि 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्योंकि 6 में 3 है, 3 का विभाज्यता का नियम आसान है, 9 का आसान है, सम ऑफ डिजिट जोड़ेंगे तो देखिए 7 4 11, 11 और 8 कितना हो गया 19। 3 से नहीं कट रहा है, जब 3 से नहीं कट रहा है तो 12, 6 से कैसे कटेगा, और जब 1 से नहीं कट रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर 3 से पहुंचेंगे, 7 4 11, 11 और 9 कितना हो गया 20। 20 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। अगर 3 से जाए तो 7 4 11, 7 कितना होगा 18, 3 से कट रहा है, 8 4 12, ये भी 3 से कट रहा है। 2 से चेक करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या है, इवन है, कट रहा है, मतलब 6 से कट रहा है। अब हम कहां पे पहुंचे, बोलेंगे कि अगर तुम 4 पे पहुंच गए, 4 मतलब लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए। ऑप्शन ये तो हमारा होगा नहीं, इसी दोनों में चेक करेंगे, डबल जीरो लास्ट में है, ये 4 से कट रहा है, क्या लास्ट का 2 डिजिट 70 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब जब 2 ही चीज को हम चेक किए और हम उस वहां से एलिमिनेट कर दे कि 3 ऑप्शन नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन होगा। हम फिर क्यों चेक करें कि 5 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, 8 से हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे आप चेक करोगे तो 5 से भी कट रहा है, 8 से भाग दोगे तो 8 से 3 डिजिट चेक करना पड़ेगा, 800 भाग हो रहा है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, ड्रेस
मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी। यदि एक सूट भर का कपड़ा 2750 में बेचा गया, दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त होगा? वैल्यू पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। ये तो समझ गया कि प्रत्येक वस्तु उसके वास्तविक लागत मूल्य मतलब सीपी से 25% अधिक है। क्या अधिक है? अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस। आपको पता है ना, हम प्रॉफिट लॉस में पढ़ते हैं सीपी, एसपी और एमपी। कॉस्ट प्राइस को लागत मूल्य बोलते हैं। 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? आप बोलेंगे 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। इसका मतलब क्या, अगर सीपी 4 होगा तो 4 का 25% ज्यादा होना चाहिए एमपी। मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस बोलिए, बोलेंगे 4 का 25% 1, मतलब कि मार्केट प्राइस कितना हो गया? 5। ठीक है, आगे लाइन में क्या बोले कि उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य एमपी पे जो मार्केट प्राइस होगा उस पर 12% छूट दी। ठीक है, अब देखिए 5 का 12% निकालना, निकाल तो लेंगे लेकिन आपका हाथ रुकेगा, दशमलव में आंसर आएगा और कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है जब दशमलव आ जाता है। तो हम बोलते देखो यार क्या करें पता है, ये क्या 4:5 है। हम यहाँ पे आसान करने के लिए हम 100 बना दें, इसमें 20 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एमपी 100 हो गया। इसमें भी 20 से करेंगे तो सीपी क्या हो गया? 80 हो गया। रेशियो बिल्कुल सेम है, ये भी 4:5 है बिल्कुल। अब देखिए जब मार्केट प्राइस पे हम डिस्काउंट देते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं? एसपी पे पहुंचते हैं। डिस्काउंट कितना दिए हैं? 12%। 12% का डिस्काउंट किस पे दिए हैं? मार्केट प्राइस पे। एमपी कितना है? 100 रुपया है। 100 पे अगर 12% का डिस्काउंट, 100 का 12% 12 होता है, 12 की कमी, तो ये एसपी कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अब बात आपको यहां से समझ में आ गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगर ये रहता कि सीपी और एसपी 80 और 88 है, कितना लाभ हो रहा है? आप बोलेंगे यहाँ पे तो 8 यूनिट का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन हमें दिया गया कि वो 88 रुपया, 8 रुपया का तभी लाभ होता कि कॉस्ट प्राइस 80 होता और सेलिंग प्राइस कितना होता? 88। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि एक सूट को वो 88 रुपया में नहीं 2750 रुपया में बेच रहा है। इसका मतलब 88 का वैल्यू कितना है? 2750 है कि नहीं? अब हमें 8 यूनिट का वैल्यू बताना। देखिए कैलकुलेशन आपको यहां से थोड़ा सा सिखा दें। स्टूडेंट क्या करेगा, ये दिया है 88 यूनिट का वैल्यू, बोलेंगे बिल्कुल। पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालेगा, फिर 8 यूनिट का निकालेगा। क्यों करें ऐसा? हमें 88 यूनिट का वैल्यू दिया गया, हमें 8 यूनिट का वैल्यू बताना है। आपको दिख रहा है कि 88 से 8 पे पहुंचने के लिए हमें 88 में 11 से भाग देंगे तभी। आज जैसा क्रिया इधर करेंगे वैसा ही क्रिया इधर भी करेंगे, वैसा काम इधर भी करेंगे। इधर भी 11 से भाग देंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। 2750 में 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, यहाँ पे 5 बचेगा तो 55, 11 पचे 55, 0। 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 250। मतलब कि इस लेन देन में हमें कितने का फायदा होगा? 250 रुपया का। उम्मीद करते हैं अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे दिमाग पे कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, बिल्कुल आराम से जाते जाएगा। और थोड़ा सा भी अपने आप को पैनिक करेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, है ना? आइए इस क्वेश्चन को करिए। द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर ने इंटीजर से है, क्या है? संख्याएं हैं। फ्रॉम 2 to 281 इज, बोला जा रहा है कि 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। क्या होगा? आप पहले निकालिए कौन कौन सा संख्या। अगर सिंपल है, 2 का पहाड़ा पर हो तब तक पर हो जब तक 281 तक ना पहुंच जाए, तो क्या होगा? 2 4 6 8 ऐसे ही जाते जाएगा। 281 तो नहीं होगा 2 के टेबल में, क्योंकि ये एक क्या है? ऑड है। एक पीछे जाएंगे 280, यही होगा, बोलेंगे बिल्कुल। 2 4 6 8 से लेके 280 तक का हमें योग पूछा जाए। देखिए क्वेश्चन करने का बहुत तरीका है। यहाँ पे गैप देखिए 2 यूनिट का हर एक जगह 2। एपी से कर सकते हैं, एपी का कॉन्सेप्ट लगेगा, गैप सेम है
कॉमन डिफरेंस, लेकिन उतना क्यों सोचना है? सिंपल आप सोचिए, अगर हम दो सब में से कॉमन ले लें, हमसे यही पूछ रहा है 1 2 3, अगर दो कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4, ऐसे ऐसे जाते जाते कहाँ तक पहुंचेंगे 140। ये क्या है? लगातार नेचुरल संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते 140 तक। इसका सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 होता है। ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू एन क्या है, लास्ट संख्या क्या है 140, गुना n प्लस 1 होता है 140 और 141 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। कट गया, कट गया, नहीं कट गया, 140 गुने 141। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा कि उसको पता होगा कि देखो सर, यूनिट डिजिट पे तो जीरो आएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही में है, यूनिट डिजिट जीरो हो जाएगा। पता क्या आएगा? 19,740। कुछ स्टूडेंट बोलेगा सर गुना कैसे करें, 3 डिजिट का है। देखो, आप इसको मौखिक तौर पे कर सकते हो। 141 को क्या लिख सकते हो? 140 जमा 1 लिख सकते हो। ये क्या हो गया? 140 गुने 140, अरे 2 जीरो है ना, बाद में चिपका देंगे। 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196,00। इसका मतलब कंफर्म है कि 19,600 से वैल्यू बड़ा आएगा। 19,000 से ये वैल्यू छोटा है, 600 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, एक ही बड़ा है, टिक लगा देंगे। बाकी आपको कैलकुलेशन करना है, तो ये क्या होगा? 19,600 1 गुने 140 क्या होगा? 140। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19,740। यही आंसर होगा। ये आपको कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन में बार बार बताया हुआ है, कोई कैलकुलेशन का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, मजा आ रहा है? तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, करना है अगर मजा आ रहा है तो। क्या दिया गया है? अब मजा नहीं आ रहा है तो अगली बार मजा आएगा, तो अगली बार मजा आए उसके लिए अभी से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लीजिए। क्या दिया गया है? महेंद्र और जाहिद, यही दिया गया ना, महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो देखिए 6 का विभाज्यता का होना चाहिए, 6 से कटना चाहिए, तो 3 ऑप्शन कट रहा है, करना पड़ेगा पूरा। वर्तमान कितना है? 6:7 है। और 15 वर्ष पहले कितना था? 9:11। ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि मतलब ये देखिए यहाँ पे 15 वर्ष, जितना गैप यहाँ पे होना चाहिए उतना गैप यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन है तो नहीं। यहाँ पे 3 यूनिट का गैप है, यहाँ पे 4 यूनिट का गैप। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे। 15 साल पहले तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। 11 6 66, 9 7 63। डिफरेंस लेना है हमेशा। 66 में से 63 गया, कितना होगा? 3 होगा, इक्वल टू आपको क्या करना है? 15 गुने 9, 11 गुने 15, 15 गुने 9 और 11 गुने 15 का डिफरेंस लेना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है ना? आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस निकालेंगे तो ये बताइए ये क्या है? 15 गुने 11 माइनस 15 गुने 9 करना है। अगर हम 15 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? 2 ही बचेगा ना। दोनों जगह पर जब सेम है तो हम क्यों 15 गुने 9 करें, उसका वैल्यू याद करें, फिर 15 गुने 11 करें, फिर उसको अंतर करें। सिंपल, जब दोनों जगह पे सेम है तो इसके बीच का अंतर कितना है? 2 यूनिट। तो 15 दूने 30। इसका मतलब हुआ 3 यूनिट का वैल्यू कितना है? 30 है। हमें 6 यूनिट का वैल्यू बताना है। इसका महेंद्र का बताना है 6 यूनिट का। 3 का ये क्या है? 2 गुना, तो 30 का भी 2 गुना कितना हो जाएगा? 60। इसका मतलब महेंद्र का वर्तमान एज कितना है? 60 वर्ष। महेंद्र का वर्तमान एज कितना है? 60 वर्ष। आप ऑप्शन से भी कर लेते लेकिन ज्यादा मगअप करना पड़ता। तीनों ऑप्शन कट रहा है, फिर इसमें से 15 घटाते, 15 घटा के चेक करते कि कौन 9 से कट रहा है।
जैसे अगर हम इसमें 15 घटा दे 60 में से तो 45 हो गया। 9 वर्ष पहले उसका उम्र कितना होगा? 45, जो 9 से कटना चाहिए। क्यों इतना टेंशन ले? आसानी से हो रहा है तो कर लेंगे। जहां आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा हाँ हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और जब हम जितना मेहनत कैलकुलेशन में हम जल्दी से पहुंच जाए तो फिर ऑप्शन का क्यों इस्तेमाल करें वैसे क्वेश्चन में। देखिए एलसीएम बताना है एज ए स्टूडेंट, और अगर तेज स्टूडेंट होगा तो वो सिंपल देखेगा। देखो सर यहाँ पे 2 का पावर हर एक जगह अलग अलग है। यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ पर 2 का पावर 2 है। एलसीएम में 2 का पावर 4 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, टिक लगाएगा आगे बढ़ जाएगा। आपको क्या करना है, जब ये प्राइम फैक्टर में दिया गया है और पावर एलसीएम बताना है, एलसीएम आप सिंपल लिखिए। देखिए दोनों में 2 है तो 2 लिखिए, 2 का मैक्सिमम पावर लिखिए 4 गुना, दोनों में 3 है तो 3 लिखिए, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है 6 तो मैक्सिमम पावर लिखिए, गुना, दोनों में 5 है तो 5 लिखिए, 5 का मैक्सिमम पावर क्या होगा 5। एलसीएम में हमेशा ध्यान रखिए कि जो दोनों में कॉमन होगा वो तो लिखेंगे ही, और हमें वो भी लिखना है जो किसी एक में हो। एक में क्या है 7 इसमें है, इसमें नहीं है, यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 का पावर 2। एलसीएम क्या होगा 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 6 गुने 5 का पावर 5 गुने 7 का पावर 2, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करें। देखिए दिया गया इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, जीरोज मतलब होता है रूट। इस जो ये जो क्या है एक्सप्रेशन है, इसका जो अल्फा और बीटा, जीरोज मतलब कि अल्फा और बीटा क्या है इसके रूट्स हैं। आपको क्या दिया गया है, अल्फा माइनस बीटा दिया गया, 2 रूट्स का डिफरेंस 1 दिया गया, तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 2 रूट्स का डिफरेंस हमें दिया गया है, तो ये क्या दिया गया अल्फा माइनस बीटा दिया गया है 1 दिया है। हम अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा होता है एक्स का कोफिशिएंट, क्या होगा 5। आपको ये बात पता होगा, आपको स्टैंडर्ड क्या होता है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट का सम इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसी रूप में लिखेंगे, और अगर 0 कर देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा। देखिए कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा 5 हो गया। हमें k का वैल्यू बताना मतलब अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा इंटू बीटा करना है। तो देखिए यहाँ से बहुत तरीके हैं, आप डायरेक्ट भी अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, या लीनियर इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे पहले अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा क्या होगा, दोनों का सम 5 है, डिफरेंस 1 है, तो एक अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए हम आपको कैसे बताएं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। देखिए इसका मतलब क्या कि आदमी आपके फादर को 5 रुपया बांटना है, अल्फा को 1 रुपया ज्यादा देना है, तो वो क्या करेंगे फादर पहले 5 में से 1 रुपया अल्फा को दे देंगे, दे दिए। अब फादर के पास 4 रुपया बचा है, दोनों को बराबर बांट देंगे, 2 अल्फा को भी देंगे और 2 बीटा को भी देंगे, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। हमें के का वैल्यू बताना है, कंपेयर किए तो के बराबर क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुने 2 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इसी क्वेश्चन को अगर आपको अलजेब्रा से ज्यादा मोहब्बत हो तो आप अल्फा बीटा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा 2 रूट का सम का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर 2ab 2d डिवाइड बाय 4 कर देंगे, यहां से भी आ जाएगा आंसर। अल्फा प्लस बीटा क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 6 आ जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है तो क्यों ज्यादा करें, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। आइए करिए इस क्वेश्चन को। दिया गया एक फॉर्म में पुरुष और महिला का अनुपात 4:5 है। ठीक है, फॉर्म में पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी करने पर निश्चय किया गया, तो अब फॉर्म में पुरुष और महिला सदस्य की
नया अनुपात क्या होगा? ये बताइए, पुरुष और महिला का नया अनुपात क्या होगा? पहले था 4, अब 80% बढ़ेगा, मतलब कि कितना हो जाएगा? 180% हो जाएगा, 180/100। अब नया पुरुष कितना हो जाएगा? 4 का 180% हो जाएगा अनुपात। महिला कितना हो जाएगा? 5 का 160% हो जाएगा। यही होगा। इसका रेशियो पूछा, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0 चला गया, ठीक है। 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 को काटेंगे 2 बार में, 18 को काटेंगे 9 बार। अनुपात क्या हो जाएगा? 9:5 दूनी 10, 9:10। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या दिया गया है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। बताइए क्या होगा? देखिए, आप जल्दी जल्दी मन में आप रिवाइज करिए कि रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है। रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होगा? बताइए। बोल दो ना। बताइए। देखिए, ये डायगोनल है। रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है? आइए अब प्रॉपर्टी का बात करते हैं। जो सम चतुर्भुज होगा उसके हर एक भुजा बराबर होंगे, जो कि क्या दिया गया? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया गया। जब हम रोम्बस को, जब सम चतुर्भुज के डायगोनल को मिलाते हैं, जहां पे दोनों डायगोनल मिलता है, वो जो कट करता है वो 90 डिग्री पे कट करता है, ठीक है। और डायगोनल बराबर होंगे, इसका मतलब जैसे ए बी सी, ए बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी। तो जो डायगोनल कट करेगा वो 90 डिग्री पे कटेगा, और डायगोनल आपस में क्या होंगे? इक्वली बाइसेक्ट होंगे। इसका मतलब कि अगर मान लें इसको हम बोल दें ओ, तो जो वैल्यू ए ओ का होगा वही वैल्यू क्या होगा? ओ सी का होगा। और जो वैल्यू ओ डी का होगा वो वैल्यू क्या होगा? ओ बी का होगा, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्ट करता है। ये बताइए, अगर टोटल विकर्ण, एक विकर्ण 16 है, टोटल लेंथ 16 है, उसको इक्वली बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने 10 है, ये 8 है। आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए ट्रिपलेट। ये 10 जो है 5 का डबल दिख रहा है। एक और मन में ही सोचेंगे ये क्या है? 3 4 5 हो सकता है बेसिक ट्रिपलेट। 5 का डबल है 10, बोलेंगे दिख रहा है 10। इसका मतलब इसे भी डबल करेंगे, 4 का डबल 8। अरे ये भी दिख रहा है। इसका मतलब 3 का डबल 6। मतलब कि 10 हमें दिया गया है, 8 दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा? 6। ओबी का लेंथ अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हो गया। अब हमें इस समचतुर्भुज का क्या पूछा जा रहा है? एरिया पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। अब देखिए, आपको हम नजरिया देते हैं देखने का। हमें इस समचतुर्भुज का एरिया बताना है। ये बताइए, ए ओ बी क्या है? समकोण त्रिभुज है। ए ओ डी भी समकोण है। अगर हम बोले कि ये पूरे समचतुर्भुज का एरिया निकालना हो, तो हम ये चारों त्रिभुज का एरिया अगर जोड़ देंगे तो वो समचतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल सर। एक त्रिभुज कैसा है? ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? हाफ इंटू समकोण बनाने वाली भुजा। तो ये क्या हो जाएगा? पूरे समचतुर्भुज का एरिया क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, यही होगा। अब आप बताइए कि एक त्रिभुज का एरिया क्या होगा? बोलेंगे हाफ इंटू समकोण बनाने वाली भुजा, 8 इंटू 6। ऐसा 4 त्रिभुज है तो 4 से गुना कर देंगे, इससे काटेंगे तो ये क्या होगा? 2 हो गया, 6 दूना 12, 12 अठे 96। मतलब उस सम चतुर्भुज का एरिया क्या होगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मेथड ये हो गया। आपको सोचना है, क्योंकि आप मेंसुरेशन में आपको दिमाग एग्जाम हॉल में खुद लगाना है। दूसरा क्या होता है कि आप डायरेक्ट बोलेंगे सर अगर हम ये नहीं सोच पाए
तो आपको रटना पड़ेगा, और रटे होंगे आप कि समचतुर्भुज का एरिया निकालना हो तो क्या होता है, हाफ इंटू दोनों डायगोनल का गुणनफल होता है। यहां से निकालेंगे तो हाफ, डायगोनल कितना 8 + 8, टोटल ये डायगोनल होगा 8 + 8 गुना 16 करेंगे, हाफ गुने एक डायगोनल 16 और दूसरा डायगोनल क्या होगा 6 + 6 12। यहां से काटेंगे तो 16 को 8 बार में 12 × 96। अगर आपका अप्रोच सही होगा ना तो आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता है। अप्रोच आप सही रखिए, कॉन्सेप्ट आपको हमेशा क्लियर रखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है एग्जाम हॉल में। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। बताइए क्वेश्चन में जो दिया गया इसको पढ़िए। देखिए दिया गया यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2437 है तथा एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन लैंग्वेज है, ये अगर आप इसको जैसे कन्वर्ट करेंगे तो बोलेंगे इतना आसान क्वेश्चन है। मान लेते दो संख्या x और y है तो दोनों संख्याओं का स्क्वायर मतलब x² + y² बराबर कितना दिया गया है 2437 दिया गया। तथा एक संख्याओं का वर्गमूल मतलब कि एक संख्या x माने थे उसका वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट कितना दिया गया 7 दिया गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। हो गया। तो हमें दूसरी संख्या पूछ रहा है x का वैल्यू क्या है 49, यहां पे डालेंगे तो क्या होगा 49 का स्क्वायर प्लस y² बराबर 2437। तो y² बराबर क्या हो जाएगा आप बोलेंगे 2437 में से ये 49 का स्क्वायर घटाएंगे, 49 का स्क्वायर क्या होता है बोलेंगे सर ये 50 से एक कम है मतलब कि एक का स्क्वायर 01 और 25 में से एक घटाएंगे तो 24। ये 49 का स्क्वायर कितना होगा 2401 होगा। 2437 में से 2401 घटाएंगे तो क्या होगा 36। तो y का वैल्यू क्या होगा √36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होगा 36 का वर्गमूल 6 होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज को शब्दों को नंबर में कन्वर्ट करना था। आइए करिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ए बी सी डी ई तथा एफ का माध्य 36 है। यदि बी डी और एफ का माध्य 28 है, ए सी तथा ई का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दिया गया पूरे का एवरेज दिया गया 36। बी डी और एफ को एक जगह लिखते हैं, बी डी एफ को एक जगह लिखते हैं और ए सी और ई को एक जगह लिखते हैं। ठीक है, ये टोटल का एवरेज कितना दिया गया है 36। अगले लाइन में क्वेश्चन में दिया गया कि बी डी एफ इसका एवरेज कितना है 28, इसका एवरेज 28 है। तो हमें ए सी ई का एवरेज बताना है, क्या हो बताइए। बोलो, आप बोलोगे सर एवरेज में हम मानते हैं दिया गया है बी डी एफ का एवरेज 36 मतलब बी का वैल्यू भी 36 है, डी का वैल्यू भी 36 है, एफ का वैल्यू भी 36 है। दूसरे लाइन में जो 28 दिया इसका मतलब बी का वैल्यू 28 है, डी का वैल्यू 28 है, एफ का वैल्यू 28 है। तो कितना कम है ओरिजिनल एवरेज से, तो बोलेंगे 8 कम है। 8 1 पे कमी तो 3 पे कितना 24 की कमी, माइनस का 24। ठीक है, माइनस का 24 कम। इस तीनों का भी एवरेज कितना है 36 है, इस तीनों का एवरेज भी कितना है 36 है। लेकिन देखिए यहाँ पे -24 है, तो इसको बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस मतलब ये पूरे का एवरेज 36 होने के लिए अगर यहाँ पे 24 की कमी है तो हमें यहाँ पे 24 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है 36 एवरेज है, और एवरेज में तो हम डायरेक्ट नंबर जोड़ नहीं सकते हैं, तो हमें तीनों आदमी को 24 देना है, इक्वली बांटना है। एवरेज मतलब बराबर बांटना है, तो 24 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 8। इसका मतलब कि हर एक आदमी का जो पहले एवरेज 36 था ए सी ई का, अब हर एक आदमी का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 8 44।
मतलब इस तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा 44। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। आपको ऐसे यहाँ पे कम है, पूरे एवरेज हमें 36 चाहिए, यहाँ पे 24 की कमी है, मतलब यहाँ पे 24 को बढ़ाएंगे तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन करिए। दिया गया है x के पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस के x माइनस 3 का गुणज है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मल्टीपल मतलब कि ये एक इसका फैक्टर है, और अगर फैक्टर दे दिया गया है x माइनस 3 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, इसका मतलब कि इस एक्सप्रेशन को x माइनस 3 संतुष्ट करेगा। इसका मतलब x के वैल्यू x बराबर क्या हो जाएगा 3। 3 का जब इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या है x माइनस 3, ये एक क्या है फैक्टर है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, x बराबर 3 हो जाएगा। ये x बराबर 3 पे ये पूरा इक्वेशन 0 होना चाहिए। तो x बराबर 3 मतलब 3 का पावर 4 कितना होगा 81 होगा, माइनस 3 का क्यूब 27, 27 दूनी क्या होगा 54, माइनस का 54 प्लस x के जगह पे 3 तो 3 का स्क्वायर गुने 3 मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा 27 माइनस क्या होगा 3 प्लस के इक्वल टू 0, यही होगा। बोलेंगे बिल्कुल सर। ये देखिए 54 और 3 कितना हो गया 57, 57 में से माइनस 57 प्लस 27 कितना होगा 30 होगा। 81 में से 30 गया तो प्लस का 51 प्लस के इक्वल टू 0, तो के का वैल्यू क्या होगा प्लस 51 उस साइड जाएगा माइनस का 51, ऑप्शन माइनस का 51, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है क्वेश्चन को पढ़िए, डायग्राम एग्जाम में आपको दिया हुआ है। दिया गया है कि रेखा ABC एक क्या है टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। बी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, BP बराबर BQ है और कोण QBC, कोण QBC कितना है 72 डिग्री। हमें किसका वैल्यू बताना है PBQ का, इसका वैल्यू बताना है, क्या होगा बताइए। डायग्राम में ही समझा दे। एक स्पर्श रेखा एक कॉर्ड के साथ जो कोण बनाएगी वो कोण बराबर होगा, वो कोण ये जो 72 डिग्री ये इसके बराबर होगा 72 एकांतर के हिसाब। ठीक, बोलेंगे बिल्कुल। और बताइए ये दोनों भुजा PB और QB बराबर है, हमें एंगल B बताना है। तो PBQ एक त्रिभुज दिख रहा है, इसमें दो भुजा बराबर है तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये 72 तो ये भी 72 होगा। बोलेंगे बिल्कुल। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इस दोनों का योग कितना हो गया 72 प्लस 72 144, तो इसका क्या होगा 180 माइनस 144, यही होगा। 180 में से 144 घटाएंगे तो 36 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन इतना लंबा रहता है, सॉल्यूशन एकदम एक लाइन का सॉल्यूशन मिलता है बशर्ते आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तब। दिया गया सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया, उन्होंने एक वर्ष में 8400 लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 की प्राप्ति हुई, तो सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आपको तो पता है ये जो आता है कि रेशियो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का वही रेशियो होता है जो प्रॉफिट का रेशियो होगा। कहा जाता है ना कि जिस रेशियो में आप पैसे को लगाएंगे उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट भी बटेगा। टोटल लाभ विमल, टोटल लाभ विमल और कौन है सूरज है, सूरज और विमल को कितना लाभ हो रहा है 8400।
जिसमें से सूरज को कितना मिला है 4500, सूरज को कितना मिला है 4500 रुपया। टोटल लाभ 8400 का हो रहा है, जिसमें सूरज को 4500 मिल गया है, तो विमल को कितना मिलेगा 3900। ये क्या है, प्रॉफिट बटा है। अगर हम इसका रेशियो लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 तिया 39, 15 तिया 45, क्या आया 15:13। ये क्या आया, ये इसका लाभ का अनुपात आया। और जो प्रॉफिट का अनुपात होता है, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो लाभ का रेशियो होगा, वही रेशियो उनके इन्वेस्टमेंट का भी होगा। तो 15:13 हमारा बिल्कुल सही। करिए करिए इस क्वेश्चन को करिए, क्या होगा बताइए। क्या दिया गया, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि। ये रिलेशन दिया गया है, अनन्या, बबीता, और नाम भी बबीता, कविता, अनन्या, कविता। अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और, मतलब मान लेते कविता के पास अगर 100 रुपया है, क्रमशः मतलब कि अनन्या के पास 20% कम है। 100 का 20% कितना हो जाएगा, बोलेंगे 20। कमी मतलब कि 100 में से 20 घटा देंगे। बबीता के पास 28% कम है, 100 का 28% कितना होगा, आप बोलेंगे 100 का 28% 28 होता है, और कमी मतलब कि माइनस का 28, ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ये 80 कैसे आया है, 100 का कविता का, कविता के पास जितना पैसा होगा उससे 20% कम अनन्या के पास होगा, यही है। बोलेंगे बिल्कुल सर। हमसे पूछा जा रहा है क्या कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। आप देखिए बबीता के पास अनन्या से कितना कम पैसा है, 8 रुपया है। कंपेयर किससे कर रहे हैं, अनन्या से, तो नीचे 80 आएगा। परसेंटेज में बताने के लिए 100% से, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से 8 गया 10%। इसका मतलब हुआ कि बबीता के पास अनन्या से 10% पैसा क्या है, कम है, 10% कम है। चलिए आइए करिए इस क्वेश्चन को। दिया गया एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लेता है तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे ही आपको ये मिल गया एक निश्चित दूरी तय करने में, ए और बी, जैसे ही डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, डिस्टेंस को निश्चित कर दिया, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया, तो स्पीड का रिलेशन इनवर्सली का होता है किसके साथ, टाइम के साथ। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड और टाइम के बीच में उल्टा का रिलेशन है। क्या दिया गया है, ए और बी का चाल का अनुपात, स्पीड का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 5:4। इसको उलट दिए हैं, इससे ही क्या बोलते हैं, इनवर्स। ठीक है, बोला यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लेता है। देखिए यहाँ पे टाइम क्या, ये ए 5 यूनिट ले रहा है, बी 4 यूनिट ले रहा है, कितना अधिक ले रहा है 20 से, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 20 मिनट। हमसे पूछा जा रहा है ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ए कितना समय लेता है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, गुना 20। ये हो गया, ए को 100 मिनट लगेगा। ठीक है, ऑप्शन में घंटे में दिया गया है, तो 100 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे
तो क्या होगा 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 आवर जमा 40 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, क्या होगा 3 2 5, 5/3, 5/3 आवर किसको लगेगा, ए को लगेगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए, बताइए। देखिए दिया गया है त्रिभुज ABC में, थ्योरम याद आ रहा है पक्का, इसका रेशियो इसका पता है ना। जैसे दे दिया कि DE पैरेलल टू BC दे दिया है, AD/DB कितना दिया 3/5 दिया है। यदि AC का वैल्यू क्या है 5.6 हो, तो हमें क्या बताना, AE का वैल्यू बताना। अगर आपको थ्योरम पता हो, आपको ये पता है जो AD/DB होगा वही AE/EC होगा। इसका मतलब कि ये भी क्या होगा 3:5 होगा। अगर AE 3 है, EC 5 है, तो AC कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 8 हो जाएगा। 8 का वैल्यू कितना दिया गया है 5.6 दिया गया है, कितना गुना 8 7 56.7 गुना होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, AE का वैल्यू, AE भी क्या होगा, ये 3 यूनिट है, तो 3 का 0.7 गुना कितना होगा 7 या 21, 2.1 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। जैसे ही ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो हमेशा क्या होता है, AD/DB बराबर AE/EC हो, ठीक है। और अगर वो पैरेलल है, ये क्या होता है AB/AC, ये भी होता है, आप यहां से भी निकाल लेंगे, ठीक। तो XY क्यों मानना, जब आपको ये बात समझ में आ गया कि है तो फिर कर लेंगे, नहीं तो XY करके बनाएंगे। बताइए, फाइंड द HCF ऑफ फ्रैक्शन का दिया गया है। आपको इतना तो पता है कि जब हम HCF निकालते हैं इसका फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन मतलब कि P/Q, तो हम क्या करते हैं P/Q मतलब अंश P है, हर क्या है Q है, तो हम HCF लेते हैं अंश का, और LCM किसका लेंगे, हर का लेंगे। LCM किसका लेंगे, हर का मतलब कि Q का लेंगे बोलेंगे बिल्कुल, मतलब कि 2 4 8 10 का HCF लेंगे। HCF क्या होता है, बोलेंगे सर डिफिनीशन से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। HCF वह हाईएस्ट कॉमन वैल्यू होगा जिससे 2 4 8 10 कटना चाहिए। आप हमें ऐसा वैल्यू बताओ मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे 2 को काटे तो कट जाए, 4 को काटे पूरी तरह से कट जाए, 8 भी कट जाए, 10 भी कट जाए। तो आप देखेंगे सर देखो सबसे छोटा तो 2 है, 2 को काटने के लिए हमें मैक्सिमम 2 चाहिए, तो HCF क्या हो जाएगा ऊपर का 2। और ये बताओ कॉमन सेंस लगा के कि नीचे जो भी वैल्यू आएगा वो तो इंटीजर में आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कि ऊपर हमेशा 2 ही होगा, ऊपर में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है जिसके ऊपर में क्या है 2 है। आप अगर LCM लोगे तो हम बताएं LCM क्या होता है, वह लिस्ट कॉमन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दिए गए नंबर से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, मतलब इसका वो जो LCM होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी जिसमें 3 से भाग दे कट जाए, 9 से दे तो कटेगा, 15 से भी कटना चाहिए, 21 से भी कटना चाहिए। तो LCM हम कैसे निकालते हैं, बोलेंगे मान लें इस तीनों में बड़ी संख्या कौन है 21, मान लें इस चारों का LCM अगर 21 होता तो 21 से कटना चाहिए, कट रहा है, 3 से भी कटना चाहिए, कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है क्योंकि 9 में 2 बार 3 है, 3 तिया 9 है, 21 में 7 तिया 21, एक ही 3 है, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, लिख दिए। आगे देखो
15 से 21 गुने 3 नहीं कट रहा है, क्योंकि 15 में 5 है और 3 है, 5 दिए 15 होता है। यहाँ पे 3 है लेकिन 5 नहीं है, तो एक 5 लिख देंगे। तो ये क्या होगा, 2/5 दिए 15, 15 दूने 30, 300 प्लस 15 315। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2/315। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है ना, बताइए क्या होगा। देखिए एज ए स्टूडेंट हम होते तो हम इसको सोचते हैं कि सर देखो एक्स का वैल्यू निकालना है, हम रिलेशन देख रहे हैं कि 54 का ये 0.1 गुना है, 54 का ये 0.1 गुना है, तो इसका भी ये रिलेशन क्या होगा, 0.1 गुना होगा होगा। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, इस वैल्यू में 0.1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0.0154। आप कैसे निकालोगे, एक्स लिखोगे, यहां ले जाओगे, एक 15.4 में 154 से भाग दोगे, 15.4 में 154 से भाग दोगे, गुना इसको इसके साथ लिखोगे 0.154। सबसे पहले आप दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना होगा, 4 जीरो होगा। फिर आप 154 से काटोगे, फ्रेश काटोगे, फिर भाग दोगे तो बोलोगे कि दशमलव का 4 डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे 3 डिजिट है तो बोलोगे 0.0154। इतना मेहनत करना नहीं है, आप रिलेशन देख लो ना, ये किसके साथ किसका रिलेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 26 करिए। दिया गया महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक 15% के लाभ पर बेचा, कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोलिए 3/4 हिस्सा बेच दिया, मतलब टोटल अगर उसके पास 4 होगा तो 3 बेच दिया तो बचेगा कितना, 1/4। अब ये फ्रैक्शन थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो आप क्या करिए, कोई ऐसा वैल्यू मानिए जिससे 3/4 निकाले तो आसानी से निकल जाए, या 1/4 निकाले तो निकल जाए। आप बोलेंगे सर एक काम करो ना, इस कंडीशन में हम नीचे वाले का एलसीएम लेते तो 4 का एलसीएम 4 ही होगा। मान लेते हैं कि वो क्या होगा, स्टॉक क्या होगा, 400 होगा, जिसका मूल्य 400 रुपया होगा। इसका 3/4 कितना होगा, 3/4 कितना होगा, काटेंगे 300 होगा, तो शेष कितना बच जाएगा, 300 हो गया तो बचेगा 100। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 300 को कितने में बेच रहा है, 15% के लाभ पर, 15% के लाभ पे बेच रहा है। और 100 को 300 को कितने पे लाभ पे बेच रहा है, 20% लाभ पे बेच रहा है। और 100 को कितने लाभ पे बेच रहा है, 15% लाभ पे। ठीक है, ये टोटल क्या हो गया, सीपी हो गया। अब हमें एसपी निकालना है। हम बोलेंगे जब हमें प्रॉफिट का बात कर रहा है तो हम एसपी क्यों निकालें, हम सीधे ये निकालें कि कॉस्ट प्राइस इतना है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 300 पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% मतलब कि 30, तो 20% कितना, 60। ठीक है, यहाँ पे 100 पर 15% का प्रॉफिट होगा, मतलब कि 15 का प्रॉफिट होगा। ओवरऑल उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 75 का हो रहा है। ओवरऑल उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 75 का हो रहा है। 75 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 400 पे हो रहा है। परसेंटेज बताना है तो क्या बोलेंगे, 75, ये 2 क्यों लिखा आता है बार बार, 75/400, परसेंटेज बताने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये क्या होगा, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में, 25 गुने 75 क्या होगा, बोलो। देखो यहाँ पे 2 इवन है, यहाँ पे 7 ऑड है, तो लास्ट में 75 होगा। 7 दूनी 14, 7 + 2 9, 14 हो गया। 7 + 2 कितना होगा, 9, 9 का आधा 4.5, तो इंटीजर लेंगे तो 14 + 4 कितना हो गया, 18 डिवाइडेड बाय 100। ये क्या आ गया, 18.75%।
का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अप्रोक्सीमेट बोल रहा है 18.75, इसके नजदीक कौन सा है, 19% का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। त्रिकोणमिति का है, साइन ए प्लस कॉस ए दिया गया 16, कॉट ए बराबर 12, तो साइन ए प्लस कॉस ए बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए का वैल्यू बताइए क्या होगा। देखिए कॉट ए बराबर क्या होगा, कॉट ए बराबर बोलेंगे 12/16, यही लिखेंगे। कॉट ए क्या होता है, कॉस ए बट्टा साइन ए, टेन ए का उल्टा होगा, बराबर इसका रेशियो ले लेंगे तो काटेंगे तो 3 चौका 12, 4 चौका 16। इसका मतलब साइन ए का वैल्यू 4 है, कॉस ए का वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, रख दीजिए बस। साइन का वैल्यू 4, कॉस का वैल्यू 3 बट्टा साइन का वैल्यू 4, कॉस का वैल्यू 3, अंतर हो जाएगा। ये क्या होगा, 7। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। आइए बताइए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए जब इस टाइप का डाटा हो ना, आप कोशिश करिए बेस को जितनी आसानी से कन्वर्ट कर दे, क्योंकि अगर बेस हर अगर सेम हो जाता है तो अंश को सीधा जोड़ लेंगे। आप बोलेंगे देखो सर यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 है, 100 बन सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 को अगर हर में अगर हम 100 बनाना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, 25 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 25/100 जमा, ये 20 है, 20 को 100 बनाने के लिए ऊपर 5 से गुना करेंगे, नीचे में 20 पंचे 100 हो जाएगा। ये क्या होगा, 20 पंचे 100, ऊपर में 5 नीचे में 100 गुना, ये हो गया, हो गया, बोलेंगे बिल्कुल। अगर 6 से हम 5 में भाग दे क्या होगा, दशमलव, ये 50 हो गया, 8 छक 48, 2 बचा, छतरी 18, फिर 2 बचा, छतरी 18, यही जाते जाएगा। अब देखिए बेस क्या है, 100 है, ऊपर सिंपल जुड़ जाएगा 25 5 30 दशमलव 833। 100 से भाग देने का मतलब है कि दशमलव जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल। दशमलव 2 डिजिट तक शिफ्ट होगा, ये होगा 30 8 3 3, ऐसे जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, 2 दशमलव स्थानों तक बताना है, तो ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेट .3। ये देखिए 0833 है, तो इसको 8 08 है ना, तो इसको 8 को हम 1 की तरह ट्रीट करते हैं, तो 0 दशमलव अप्रोक्सीमेट 0.31 हो जाए, बी हमारा बिल्कुल सही। आइए क्वेश्चन नंबर 29, बहुत आसान क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, रेंट वर्क है, जो अभी से ही साथ में रह रहा है, लिविंग वर्क। कमेंट जरूर करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आइए क्वेश्चन कितना बड़ा है, कैसे करेंगे, बोलेंगे सर एक बात अलजेब्रा में जब हम पढ़ रहे थे तो हमें अभी तक कान में गूंजा जा रहा है, जितना इक्वेशन उतना वेरिएबल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा तो जितना ज्यादा हो वेरिएबल उसको आप कुछ भी मान सकते हो। हम बोलेंगे तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोलेंगे सर देखो एक्स वाई जेड वेरिएबल है, बोलेंगे हाँ। आर भी वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है, सी भी वेरिएबल है। टोटल कितना वेरिएबल होगा, एक्स वाई जेड 3, एक 4, एक 5, एक 6, 6 वेरिएबल है। इक्वेशन कितना है, 1 2 और 3 ही इक्वेशन है। ए का वैल्यू अगर हम 0 मान लिए, 0 डिग्री, ए का वैल्यू अगर हम 0 मान लिए, आप बताइए क्या हो जाएगा। बोलेंगे सर देखो साइन 0 का वैल्यू 0 होता मतलब कि वाई 0 हो गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा मतलब एक्स भी 0 हो गया, हो गया। ये क्या हो जाएगा,
कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब कि जेड बराबर क्या हो जाएगा? आर बचेगा। सर सिंपल क्वेश्चन हो गया कि एक्स बराबर भी 0, वाई बराबर भी 0, मतलब कि एक्स स्क्वायर भी 0, वाई स्क्वायर भी 0, जेड बराबर आर है तो हमें जेड स्क्वायर बस बताना है। ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्या आप इस क्वेश्चन को इस लेवल तक सोच सकते हैं? अगर आप अलजेब्रा का रिवीजन किए होंगे अच्छे से तो जरूर आप सोच के इस क्वेश्चन को आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए जरूर बताइए कि मॉक टेस्ट में आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है और कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। नंबर आना मतलब आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन पे गलत कर रहे हैं तो एक आप नेगेटिव करके बताना कितना टाइम लग रहा है और कितने क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आप सभी लोग ख्याल रखिएगा, रोज मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा और अभी जितना रिवीजन हो सके रिवीजन करिए, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलिए नमस्कार, जय हिंद।